बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। कलकत्ता में कल सुबह जो ईडी की छापेमारी हुई है वो आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पे हुई है। ईडी की छापेमारी उसके साथ साथ 8 जगह और हुई है। वो 6 जगह जो हुई हैं वो कलकत्ता में हुई है, उसमें से 4 जगह जो है वो दिल्ली में छापेमारी हुई है। और प्रतीक जैन को आईटी सेल का चीफ भी बताया जाता है कि वो प्रतीक जैन जो है ममता बनर्जी के लिए वो रणनीतियाँ बनाते हैं, सारी रणनीतियाँ बनाते हैं। जब ममता बनर्जी को उसकी भनक पड़ती है तो ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचती हैं और करीब 12 बजे पहुंचती हैं और वो 12:30 बजे करीब जो है वो बाहर निकलती हैं। तो बाहर जब निकलती हैं तो एक ग्रीन कलर का लिफाफा लेके निकलती हैं। उसके बाद ममता बनर्जी खुद आईपैक के दफ्तर पहुंचती हैं। वो बेसमेंट के थ्रू वो 11वीं मंजिल पे पहुंचती हैं और वहां से करीब 3.5 घंटे बाद निकलती हैं। उसके बाद से ही ईडी ने जो है ममता बनर्जी के खिलाफ एक याचिका दायर करी थी हाई कोर्ट में, जिसमें आज सुनवाई भी हुई थी। और आज जो सुनवाई जो है वो टाल दी गई है। वो जो सुनवाई अगली जो सुनवाई है वो 14 जनवरी को होनी है। इसको लेकर लगातार टीएमसी द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। टीएमसी ने आज भी गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें टीएमसी के सिर्फ 8 सांसद थे जो शामिल थे, जिन्होंने जो विरोध प्रदर्शन करा था। वहीं उनका साफ तौर पे कहना टीएमसी के सांसदों का मोदी शाह की ये गंदी राजनीति नहीं चली थी, इसके नारे भी लगाए थे। पुलिस ने हालांकि इनको डिटेन कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी डिटेन करके इनको 2 घंटे बाद ही पुलिस ने इनको छोड़ दिया था। अब जो है कि टीएमसी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी कोलकाता में ममता बनर्जी खुद मार्च निकालेंगी और वहीं जो है अब राजनीति भी इसको लेकर गर्म हो चुकी है। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को नौकरी के बदले जमीन मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई आरोपियों पर चार्ज फिक्स करने का हुक्म दिया है। अदालत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव के परिवार ने इस मामले में क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया है। यह मामला उस वक्त का है जब लालू यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में आरोप गंभीर हैं और केस में विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी और बच्चों के नाम अचल संपत्तियां जुटाई हैं। इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का एक तरह का विनिमय सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी गई और बदले में उनके या उनके परिवार की जमीनें ली गई। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लालू यादव और उनका परिवार आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे, जबकि अन्य आरोपियों ने इस षड्यंत्र को अंजाम देने में मदद की। इस मामले में 52 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया है। सीबीआई जांच में लैंड के बदले नौकरी देने की साजिश प्रथम दृष्टया साबित हुई है। कांग्रेस गठबंधन की सरकार में जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में उनके चहेतों को रेलवे में नौकरियां मिली। इन नौकरियों के बदले अभ्यर्थियों और उनके परिवार से जमीनें ली गई थी। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120B के तहत आरोप तय किए। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की ओर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार लगी हुई है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में अशोक लीलैंड के नवीन संयंत्र का उद्घाटन किया। और इस पूरे प्लांट की एक खासियत ये भी है कि अशोक लीलैंड ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ एक MOU भी साइन किया है, जिसमें प्रतिवर्ष युवाओं को जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से 10,000 युवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव के लिए जाना जाता है। अशोक लीलैंड के लिए 2023
2023 में इसका MOU साइन हुआ, 2024 में लैंड की प्रक्रिया हुई और आज ये सभी को समर्पित कर दिया गया है। अशोक लीलैंड के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का निर्माण होगा, यानी अब लोगों को बाहर जाकर रोजगार करने की जरूरत नहीं होगी। इस फैक्ट्री के माध्यम से वो यहाँ पर रोजगार भी कर सकेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अराजकता, उपद्रव और उसी के साथ साथ की तमाम तरीके की घटनाओं के माध्यम से लोग यहाँ पर पहुँचने का प्रयास भी नहीं करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते आज निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसके माध्यम से एक बड़ा निवेश यहाँ पर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का विकसित भारत का सपना देखा है, उसको हम पूरा करने की ओर अग्रसर हैं और इसी क्रम में आज अशोक लीलैंड के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि आज निवेशक अपनी पूंजी के लिए परेशान नहीं होता है, क्योंकि योगी सरकार उसको सुरक्षा का एहसास दिलाती है। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, ये एक्सीलेंट है। हाईराइज सोसाइटियों के अंदर चोरी और हाईराइज सोसाइटियों के गेटों पर चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सुना है या फिर सोचा होगा कि सोसाइटी के अंदर लिफ्ट में जब कोई महिला घुसने लगे उसके साथ वारदात हो सकती है? लेकिन ये सच है। बिस्तर थाना क्षेत्र स्थित ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में एक बुजुर्ग महिला जब टावर 15 की जो सोसाइटी है उसकी लिफ्ट के अंदर एंट्री करती हैं, तो वहां पर एक हेलमेट लगाया युवक आता है और बाकायदा उनकी चैन स्नैच करने की कोशिश करता है। अब आप खुद सोचिए कि सोसाइटियों के अंदर इतने गार्ड होते हैं और उन गार्डों की जो तनख्वाहें हैं वो भी वहां के रहने वाले लोगों से कैंप चार्जेस के रूप में ली जाती है। वो युवक घुसता है, बाकायदा चैन स्नैच करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो महिला शोर मचाती है तो शोर मचाने के बाद वो युवक डर के मारे वहां से भाग जाता है और सोसाइटी के बाहर तक निकल जाता है। तकरीबन 800 मीटर का रास्ता है जहां पर ये टावर 15 है, जो ला रेजिडेंशिया का गेट है, तकरीबन 800 मीटर की ये दूरी है और युवक बाकायदा वारदात अंजाम करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं कर पाता तो आराम से वहां से निकल भी जाता है। सवाल खड़ा होता है यहाँ की सिक्योरिटी का। जितनी भी हाई राइज सोसाइटियाँ होती हैं वहाँ पर प्राइवेट एजेंसियाँ होती हैं जो सिक्योरिटी का काम करती हैं, जो AOA होता है उनके अंतर्गत ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो काम करते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती है और ये तनख्वाहें जो स्थानीय निवासी हैं, जो फ्लैट मालिकान हैं, उनसे कैंप चार्जेस के रूप में ली जाती हैं और वो कैंप चार्जेस जब पे करते हैं तब जाके उनको सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कैसी सिक्योरिटी कि अपने ही घर में, क्योंकि जो हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, जो टावर होता है खुद का, क्योंकि एक टावर नहीं होता है, 8 से 10 टावर होते हैं, कहीं 20 टावर होते हैं, तो ऐसे में वो टावर उनका घर माना जाता है। और जब घर के अंदर ही चोर या बदमाश घुस जाए और आपसे लूट जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करें, तो आप खुद सोचिए कि आप कहाँ सुरक्षित हैं। सवाल ये खड़ा होता है, करोड़ों रुपए हर सोसाइटी से इकट्ठा होते हैं कैंप चार्जेस के नाम पे, आपकी सुरक्षा के नाम पे, लेकिन जब ऐसी वारदातें सामने आती हैं तो अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसी सिक्योरिटी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है या फिर यहाँ के जो सुपरवाइजर है वो बदमाशों से मिले हुए हैं, चोरों से मिले हुए हैं और उनकी वजह से बदमाश सोसाइटी के अंदर घुसते हैं और वारदातों को अंजाम दे डालते हैं। घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार की मुहिम लगातार रंग ले रही है और आगरा से 38 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जाएंगे। BSF ने 13 जनवरी का इसके लिए डेट रखी है, समय रखी है। इनमें से 30 जिला जेलें बंद हैं जो कि 3 साल की सजा काट चुके हैं। इनको पुलिस यहाँ से लेगी, अपने सुपुर्द करेगी और कड़े सुरक्षा घेरे में लेके जाएंगे पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर, जहाँ पर बांग्लादेश का बॉर्डर होगा। BSF उसको अपने हैंडओवर लेगी और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश। 8 बांग्लादेशी ऐसे हैं जो नाबालिग थे, जो रह रहे हैं आश्रय गृह में, तो इनकी संख्या टोटल 38 है। 3 साल की सजा काट चुके हैं। सिकंदरा पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये सभी इलीगल तौर पर भारत में प्रवेश हुए थे और उसके बाद आगरा में निवास कर रहे थे। जब सर्च अभियान चलाया पुलिस ने तो बड़ा खुलासा हुआ और 38 ऐसे घुसपैठिए बांग्लादेश के जो डिपोर्ट किए जाएंगे अवैध तरीके से
बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के आगरा में निवास कर रहे थे। इसके बाद जब मुहिम रंग लाती है, कार्रवाई होती है, उसके बाद ये जेल भी जाते हैं और अब ये रिहा होंगे। और कल भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाकायदा पुलिस की एक टीम तैनात की गई है। वो टीम इन्हें लेकर पहुंचेगी पश्चिम बंगाल। बीएसएफ पूरी लिखापढ़ी लगभग कर चुकी है। जो एजेंसी है सुरक्षा की बांग्लादेश की, उन्हें इसकी सूचना दे दी गई है कि ऐसे ऐसे इतने लोग यहाँ से डिपोर्ट होने वाले हैं। तो यानी कि बीएसएफ लगभग पूरी लिखापढ़ी कर चुकी है। और जब ये पहुंचेंगे बॉर्डर पे, उसके बाद हैंडओवर के बाद जब ये वहाँ डिपोर्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर अभियान चलेगा। क्योंकि लगातार आगरा में और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सर्च हो रहा है कि घुसपैठिए किस प्रकार से इलीगल तरीके से बांग्लादेशी यहाँ पर बसे हुए हैं, निवास कर रहे हैं, इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये प्रवेश कर जाते हैं भारत में, कैसे निवास करते हैं अलग अलग जिलों में। ये भी कई सारे सुरक्षा के एंगल है, जांच के विषय हैं कि आखिर कैसे बाहर देश का नागरिक यहाँ पर आता है। महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, पुरुष होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और आराम से यहाँ पर निवास करते हैं। बाकायदा झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं और उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है। और